भारत का स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में शुरू हो गया था। इस लड़ाई की शुरुआत फौज के एक सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से हुई थी। इसलिए अनेक इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। परंतु बाद के इतिहासकारों ने अपनी खोजों और विवरणों से यह सिद्ध कर दिया कि देश की गुलामी के विरुद्ध यह एक सुनियोजित जनक्रांति थी। यह क्रांति जितनी ही जबरदस्त थी, उतनी ही पाशविक शक्ति अंग्रेजों ने इसे कुचलने में लगा दी। हजारों लोगों को तलवारों से मार दिया गया, कितने ही तोप के मुंह में मारकर उड़ा दिए गए और आजादी के अनगिनत दीवानों को फांसी के तख्तों पर लटका दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद कितना भोला था कि जिसे यह यकीन था कि आदमी की हत्या करके वह उसके विचारों की भी हत्या कर देंगे। वे नहीं जानते थे कि अंधकार सूर्य को नष्ट नहीं कर सकता। सूर्य पूरी शक्ति के साथ उगता है हर रात के बाद। 1857 गुजर गया। ऊपर से एक बार तो लगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई थम गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीज बराबर मिट्टी के नीचे काम करता रहा और क्रांति के वे शोले ऊपर से भले ही उस रूप में ना सही, कहीं ना कहीं चमकते दहकते अवश्य रहे। आदमी की यह जिजीविषा ही तो संघर्षों के इतिहास का निर्माण करती है। 61 वर्ष यानी 1921 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गगन में आने से पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो क्रांतिकारियों का ही तो कर्तव्य था। तब हिंसा और अहिंसा का प्रश्न ही कहाँ था। किसी भी मुल्क में आजादी की लड़ाई को ऐसे प्रश्न खड़े करके या ऐसे खानों में बांटकर नहीं देखा गया था जैसे कि भारत में आगे चलकर हुआ, या आज भी कुछ लोग उस स्वर्णिम युग का मूल्यांकन इसी तरह करने का असफल प्रयत्न करते रहते हैं। जो भी हो, 1921 में महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। भारतीय राजनीति में तब वह एक नया प्रयोग था और इसलिए भारत के क्रांतिकारियों ने भी इसे बहुत धैर्यपूर्वक देखा और उसमें सक्रिय हिस्सेदारी भी की। लेकिन देश के जन जन तक फैला यह आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा के बहाने महात्मा जी ने आंदोलन को अकेले वापस ले लिया। गांधी जी की यह बहुत बड़ी भूल थी। दरअसल इस आंदोलन में जनता की ओर से जो कुछ भी हुआ वह हिंसा नहीं थी, बल्कि अन्याय और अत्याचार से उत्पीड़ित लोग पहली बार उसका प्रतिकार करने के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने थाने को घेरकर उसमें आग लगा दी, जिसमें कई सिपाही भी जलकर मर गए। उस आंदोलन का चरित्र देखें तो पता लगता है कि जनता अपने को पूरी तरह से क्रांतिकारी के लिए समर्पित कर चुकी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने हिंसा और अहिंसा का मुद्दा उठाकर आंदोलन की चलती गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। गांधी जी के इस कदम से भारतीय क्रांतिकारी ही नहीं, उनके अनेक साथी और सहयोगी भी उनसे नाराज और निराश हो गए। कहना नहीं होगा कि कांग्रेस अपने शुरुआती दौर में भी एक व्यक्ति के निर्णयों से संचालित हो रही थी। क्रांतिकारियों ने यह देखा कि जनता तेजी से क्रांति की ओर अग्रसर हो रही है, जबकि नेता आंदोलन की डोर को पीछे की ओर खींच रहे हैं। अपने छोड़े हुए हथियार फिर से उठा लिए। उत्तर भारत के क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में क्रांति का ताना बाना फिर से बुनने लगे। सान्याल जी रसबिहारी बोस के दाहिने हाथ समझे जाते थे। सन 1915 में जब उनकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी, तब उन्होंने बनारस षड्यंत्र केस में कालापानी की सजा देकर अंडमान भेजा गया। प्रथम महायुद्ध के बाद आम आदमी की माफी के सिलसिले में उन्हें 20 फरवरी 1920 को रिहा किया गया, लेकिन वह पूरा क्रांतिकारी कार्यों में लग गए। देश के लिए कितना समर्पित जीवन था उनका। असहयोग आंदोलन के पश्चात देश की राजनीति का सूत्र फिर क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया। अब वे देश भर में व्यापक स्तर पर विप्लव की तैयारी में जुट गए थे। इसी योजना के अनुसार क्रांतिकारी केंद्रों की स्थापना के लिए बंगाल के अनुशीलन दल की ओर से योगेश चंद्र चटर्जी को संयुक्त प्रांत भेजा गया। वे यहाँ आए तो उनके व्यक्तित्व को देखकर यहाँ के क्रांतिकारी नौजवान बहुत प्रभावित हुए। योगेश दा अपनी इसी विशेषता के कारण संयुक्त प्रांत में जल्द ही क्रांतिकारी युवकों का एक संगठन तैयार करने में सफल हो गए। सचिंद्रनाथ सान्याल इसी क्षेत्र में यहाँ पहले ही सक्रिय थे। सान्याल जी ने सोचा कि जब उनका और योगेश दा का उद्देश्य एक ही है तो दो अलग अलग दल क्यों कार्य करें। उन्होंने योगेश दा से बातचीत की। योगेश दा ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि लक्ष्य तो उनका भी क्रांतिकारी उपायों द्वारा देश को स्वाधीन करना ही था। नेतृत्व की पहचान उसमें कहीं आड़े नहीं आ रही थी। योगेश दा स्वयं कोई निर्णय लेने में असमर्थ थे।
वे अनुशीलन जैसे अनुशासित क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने बंगाल के अपने नेताओं से विचार विमर्श किया और अनुमति मिलते ही संयुक्त प्रांत में सान्याल जी और योगेश दा के दल मिलकर कार्य करने लगे। उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति के लिए यह एक शुभ संकेत था, जिसका सभी ने स्वागत किया। अब दल के संगठन की मुख्य जिम्मेदारी योगेश दा पर आ पड़ी। पहले वे कानपुर जाकर पुराने क्रांतिकारी सुरेश चंद्र भट्टाचार्य से मिले। वहां के संगठन का कार्य वही देख रहे थे। राम दुलारे त्रिवेदी से यही भेंट हुई और वे उन्हें साथ लेकर शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने पहुंचे। बिस्मिल को 1918 के प्रसिद्ध मैनपुरी षड्यंत्र केस की फरारी का विशिष्ट अनुभव था। इस केस में वे आम माफी के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि बिस्मिल जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में काम कर चुके थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। बिस्मिल ने आगे चलकर गेंदालाल जी का एक जीवन वृत्त भी लिखा, जिसके आधार पर ही भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में उनके महत्व को रेखांकित किया गया। गेंदालाल जी बाद को शहीद हो गए, पर बिस्मिल जी उनकी यादों और आदर्शों का झंडा लेकर आगे बढ़े तो रास्ते में अशफाक उल्ला खां से उनकी भेंट हो गई। यह भेंट अचानक नहीं हुई थी, बल्कि अशफाक बहुत प्रयत्न करके उनसे मिले थे और उन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र केस के संबंध में उनसे विस्तार से जानना भी चाहा। यद्यपि अशफाक उल्ला खां के बड़े भाई बिस्मिल जी के सहपाठी रह चुके थे, पर उस समय बिस्मिल जी ने अशफाक की किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि स्कूल के एक मुसलमान विद्यार्थी का इन बातों में दिलचस्पी लेने का क्या कारण है। पर अशफाक धुन के पक्के थे। उन्होंने कोशिश करके बिस्मिल को यह विश्वास दिला दिया कि उनके मन में मुल्क की खिदमत को लेकर वैसी ही ख्वाहिश है और वे क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए हर तरह से तैयार हैं। बिस्मिल अब पुनः क्रांतिकारी कार्यों में लगने को इच्छुक थे। उनके मिल जाने से योगेश दा को दल के काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी ही नहीं, गजब का संगठन करता भी मिल गया था। कहा जाता है कि उन दिनों क्रांतिकारी युवक शचीन्द्रनाथ सान्याल को अधिक पसंद नहीं करते थे, पर योगेश दा का उन पर अटूट विश्वास था। ऐसा शायद सान्याल जी की बौद्धिकता और योगेश दा की भावुकता के कारण था। बिस्मिल जी भी योगेश दा के अधिक निकट थे। अशफाक उल्ला खां ने जब क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया तो वे छात्र ही थे, पर देश के बारे में वे गंभीरता से सोचने लगे थे और अंग्रेजों के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो गई थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि सारे रोग की जड़ विदेशी हुकूमत है और इसे मिटाना बहुत जरूरी है। स्कूल के दिनों की ही एक घटना है जब अशफाक ने अचानक सुला कि दिल्ली में वायसराय पर किसी ने बम फेंक दिया। इसी सिलसिले में जब स्कूल बंद हुआ तो अशफाक की खुशी की सीमा नहीं थी। वे उस घटना के बारे में ज्यों-ज्यों गहराई से जानने का प्रयत्न करते, त्यों-त्यों वे किसी स्वप्नलोक में खो जाते और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध तलवार से लैस एक क्रांतिकारी के रूप में अपनी कल्पना करने लगते। तलवार का सपना अशफाक के लिए नया नहीं था। बचपन में ही उन्हें मेले से अगर कोई चीज लाने का शौक था तो वह तलवार ही होती थी। एक बार अशफाक ने अपने पिता से कहा, मियाँ, आप मुझे एक तलवार मोल ला दें। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, तुमसे कोई छीन लेगा। अशफाक ने कहा, आप चांदी की तलवार ना लाएं, बल्कि लोहे की ला दें, वह कोई नहीं छीनेगा। माँ और पिता इस पर हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि उनका यही पुत्र आगे चलकर तलवार के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को जबरदस्त चुनौती देगा।